हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन, उसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो ये नेक्स्ट उसी का पार्ट होगा सर्कुलर मोशन का ही, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि कुल मिला के जो कोई सा भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था, उसके बाद कुछ उस पर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किया था कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। ये तो उसका हमने फार्मूला निकाला था, फार्मूला देखा था क्या होता था फार्मूला उसका। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन देखा जाए तो उसका क्या था, डेल ओमेगा बाई डेल टी था। अगर हमने इंस्टेंटेनियस का बात करें तो इंस्टेंटेनियस का क्या हो जाता था, इंस्टेंटेनियस का हो जाता था डी ओमेगा बाई डी टी। यानी अगर हम बात करें अल्फा इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो इसका फार्मूला हमने देखा था, इस पे क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी होता था। इस पे हम लोगों ने देखा था, न्यूमेरिकल भी देखा था, न्यूमेरिकल इस पे किए थे। और एक देखा था डेल ये एवरेज निकालते थे। एवरेज का क्या होता था फार्मूला, एवरेज का होता था डी, इसका डी के जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डेल हो जाता है, यानी कि डेल ओमेगा बाई डेल टी हो जाता था। तो इस पे हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल हम लोगों ने कल बनाए थे। अब आगे देखते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, इनमें रिलेशन जो है वो क्या होता है और कैसे क्या क्या होता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इस साइड में लीनियर लेंगे और इधर हम एंगुलर का बात करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर का बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा था। जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में, लीनियर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस होता है, ठीक है। और एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो थीटा होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि हमने पहले ही पढ़ाया है, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आप जाके देखिए पहले, उसके बाद समझ में आएगा कि इसके बीच में हमने रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमने निकाला था कि एस इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन आर होता है, आर थीटा होता है। एस इक्वल टू आर थीटा होता है, ये हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, ठीक है। यानी कि जहाँ पे एस क्या है, एस है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। आर क्या है, आर होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त का त्रिज्या। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी बताया। अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो ये होगा। अगर हम वेलोसिटी का बात करेंगे, वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, अगर लीनियर का बात करेंगे तो v होता है, जो कि लिखते हैं डी एस बाई डी टी होता है, ठीक है। अगर हम इसका बात करेंगे एंगुलर में, तो एंगुलर में क्या होता है, ओमेगा होता है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी होता है। ये हम लोगों ने ये। और अगर हम बात करेंगे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन क्या होता है, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा वो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इनके बीच का रिलेशन होता है। यानी कि v क्या है, v हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी, r क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एनी बॉडी, ठीक है। तो ये हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखा था, ठीक है। सेम उसी तरह हमने पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन में भी सेम इसी तरह से रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होंगे, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन का बात करेंगे
ठीक है। एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो एक्सेलरेशन को हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है, जिसको हम लिखेंगे क्या होता है, dv बाई dt होता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, यानी कि गति में परिवर्तन के दर को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम इसका बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा इक्वल टू जो होता है वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है dv बाई dt, यानी कि v का, यानी कि लीनियर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे होगा, तो सेम यहाँ भी वही होगा, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दैट्स कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे dt हो जाएगा, तो ये आपका होता है किसके बीच में, ये अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके बीच में अगर हम बात करेंगे एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप लिखोगे कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये लिख रहे हैं उसी तरह ये हो जाएगा, तो सेम ये भी हो जाएगा, तो r इंटू अल्फा ये होगा। तो क्या ये r इंटू अल्फा होगा, नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना है आपको कि यहाँ पे ये a जो होगा, ये a तो हमने देखा था कि a तो चार तरह के होते हैं, ये तो चार तरह के होते हैं, कोई सा भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो चार तरह के एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा था। कौन कौन सा, सेंट्रीपिटल देखे थे, और टेंजेंशियल देखे थे, नेट एक्सेलरेशन देखे थे, और एंगुलर एक्सेलरेशन देखे थे। तो यहाँ पे किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, ये यहाँ पे टेंजेंशियल होगा कि नेट होगा कि सेंट्रीपिटल होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो t आएगा, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि अगर कहीं पे a इक्वल टू आर अल्फा लिखा हुआ है तो आप इसको काट सकते हैं, ये गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे t जरूरी है लिखना, क्योंकि जनरली कहीं कहीं पे लिखा होता है कि a इक्वल टू आर अल्फा होता है, लेकिन ये a नहीं होता है, ए के जगह पे यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो होगा फॉर्मूला, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो होगा r इंटू अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको याद रखना है कि क्या होता है यहाँ पे, ये जैसे इसमें तो सेम आ रहा है, s इक्वल टू आर ओमेगा, s इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, इस पे दे रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ भी लग रहा है a इक्वल टू आर अल्फा, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे लेना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इस पे तो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था कल, किस पे, एवरेज वाले पे एंड इंस्टेंटेनियस वाले पे। ठीक है, अब कुछ एक और टॉपिक है उसको देखते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये होता क्या है, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई सा भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट करने में, या फिर बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में वो जो रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर पा रही है। जैसे कि मान लो कि ये सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी है, ठीक है, तो कोई सा भी बॉडी जो है वो एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन, ये कितना चक्कर लगा सकता है, कोई सा भी बॉडी अगर एक सेकेंड में ये जितना चक्कर लगाएगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, कोई सा भी बॉडी। तो इसको हम लिखते हैं, आइए लिखते हैं यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से लिखते हैं और इसको हिंदी में लिखते हैं आवृत्ति बोलते हैं इसको। तो इसको लिखते हैं, इसका डेफिनेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकेंड में जितने जो चक्कर लगाएगा
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई सा भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जैसे कि ये कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी है, मान लो कि 1 सेकेंड में इसने 1 चक्कर लगाया, 1 चक्कर लगाया तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। अगर मान लो कि 1 ही सेकेंड में इसने कितना चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 से, फ्रीक्वेंसी इसका 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर 1 सेकेंड में इसने F चक्कर लगाया, ये क्या होगा, चक्कर होगा। अगर F चक्कर लगाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी F हो जाएगा। जितना चक्कर लगाया 1 सेकेंड में, जितना चक्कर लगाएगा कितने में, 1 सेकेंड में फिक्स है, 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा वही उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। तो अब ये बताइए, हमें एक रिलेशन निकालना है किसके बीच में। अगर कोई बॉडी है तो कुछ ना कुछ ओमेगा से वो मोशन करेगी, कोई ना कोई इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा ही। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर मान ले कि ये कोई बॉडी मूव करेगी तो इसके बीच में क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम कोई रिलेशन एक निकालना है। कैसे निकलेगा, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। तो आइए देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो अब मान के चलिए कि 1 चक्कर जब कोई बॉडी लगा रहा है तो 1 चक्कर में कितना एंगल बनेगा। अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगा रही है तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगा रही है, तो 1 चक्कर में कितना एंगल बनता है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 सेकेंड में, पूरे यहां से लेके यहां तक मोशन करेगी कितने में, 1 चक्कर में। यानी कितना एंगल बन रहा है, 360 का। 360 बोले तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बनेगा कितने में, 1 चक्कर में। तो अब देखिए कि 1 चक्कर में, 1 चक्कर जो है, 1 चक्कर में कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई बना रहा है। 1 चक्कर लगा रहा है कोई बॉडी कितने में, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई रेडियन। यानी कि यही क्या है, यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि इतना एंगल, यानी कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे लिख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, थीटा होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 पाई। यानी कि अगर 1 सेकेंड में इसने 1 चक्कर लगाएगा तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर 2 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, यानी कि थीटा कितना, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2। अगर मान लो कि 3 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, इसके गुने 3 हो जाएगा, यानी कि इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मान लो कि F चक्कर लगा दिया 1 ही सेकेंड में, जैसे यहाँ पे क्या निकाले, 1 सेकेंड में F चक्कर लगा रहा है, तो अगर 1 सेकेंड में F चक्कर लगा रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसे कि एक चक्कर के लिए 1 गुना कर रहे थे, 2 चक्कर के लिए 2, तो F चक्कर के लिए कितना गुना करेंगे, इंटू F। यानी कि F चक्कर लगाने में इसको, कोई सा भी बॉडी को F चक्कर जब लगा रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 2 पाई इंटू F, 2 पाई इंटू F चक्कर इतना जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर पा रहा है। ठीक है। तो अगर हम जानते हैं, और ये कितने सेकंड में, याद रखना है कि 1 सेकंड में, सारे किसमें हो रहा है, 1 सेकंड में काम हो रहा है। ठीक है। तो हम जानते हैं हमको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, ओमेगा के बीच में, यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। इसको मिटाते हैं ताकि आगे लिख पाए। तो ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, डी थीटा बाई डी टी। यानी कि डी थीटा तो यही हो गया ना, 2 पाई इंटू एफ, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि शुरू 0 से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली एफ चक्कर लगा रहा है, यानी कि 0 एंगल से लेके इतना एंगल कवर कर रहा है। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये तो डिफरेंस ही होता है, यानी कि अंतर होता है। तो डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू जो होगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई जो डी टी है, तो इसी का मान कितना है, डी थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू एफ, और बट्टा में डी टी कितना हो जाएगा, डी टी मतलब कि टाइम इंटरवल, समय अंतराल। तो समय अंतराल कितना हो जाएगा, समय अंतराल मतलब 1 ही सेकंड में है,
यानी कि 0 से चल के 1 ही सेकंड, यानी टोटल जो टाइम हो रहा है वो 1 ही सेकंड है, यानी कि टाइम कितना है 1 ही सेकंड है। यानी कि ओमेगा का जो आ गया फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा, इसको एक लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो इतना आ गया। तो ये ओमेगा इक्वल टू इतना फॉर्मूला आ जाएगा आपका, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ, जहां एफ क्या है, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हमने निकाल दिया ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, तो ये कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है फॉर्मूला, या फिर कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है 2 पाई इंटू एन, जहाँ पे एन क्या होगा ये फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला लिखा होता है। आइए अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है जैसे टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं आवर्त काल, आवर्त काल। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि कोई सा भी वस्तु जो है वो एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड ले रही है, कोई सा भी बॉडी है, जैसे मान लो किसी को यहाँ पे बैठा दो, वो ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, जितना समय लेगा उसी को उसको क्या बोलेंगे टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ से जितने वजह से चला होगा और यहाँ से आने में जितना समय लगा होगा उसको क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं टू टाइम टेकन टू complete one revolution, यानी कि ये होता है आपका डिफिनेशन इसका, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी कि रिवोल्यूशन मतलब कि एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लेता है उसी को क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एट टाइम पीरियड, यानी कि उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। एक सेकंड में जो एक चक्कर लगाने में जितना समय लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब देखिए टाइम पीरियड में और ओमेगा में फिर रिलेशन निकालना है, इससे पहले वाले में हमने फ्रीक्वेंसी के में निकाला था, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच में रिलेशन। अब इसमें हमने निकालना है ओमेगा के और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन निकालना है कि टाइम ये क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं। जैसे इससे पहले अभी देखा था कि एक सेकेंड में कोई बॉडी अगर एफ चक्कर लगाती है, एफ चक्कर लगा रही है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, एफ था, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता था, एफ होता था, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक सेकेंड में इतना चक्कर लगा रही है। हमारा डेफिनेशन क्या है आवर्तकाल का, आवर्तकाल का डेफिनेशन है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, उसी को तो टाइम पीरियड बोलेंगे। तो एक चक्कर लगाने में, तो यहां से देख लो, यहाँ पे एफ चक्कर में एक सेकंड लग रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा 1/f सेकेंड लगेगा। एफ चक्कर लगाने में एक सेकेंड, या फिर उल्टा बोल सकते हो कि एक सेकेंड में एफ चक्कर, या फिर उल्टा बोलो एफ चक्कर लगाने में एक सेकेंड। तो अगर एफ चक्कर लगाने में एक सेकेंड लग रहा है तो एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा 1/f, ठीक है। और यही तो है एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं टी, इसी को क्या बोलेंगे टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। यानी कि एक सेकेंड एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि आपका टाइम पीरियड निकल गया कि टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इसका कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, यानी कि ये आपका टाइम पीरियड आ गया। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के अपोजिट या उल्टा होता है, या फिर बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
यानी कि टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एफ, ठीक है, या फिर एफ जो हो जाएगा वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने ये निकाल दिया कि टी जो होता है वो 1/f होता है। अब ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कि ओमेगा इक्वल टू क्या था, ओमेगा इक्वल टू हमने निकाला था 2 पाई इंटू एफ निकाला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, इसको इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/t हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ की जगह पे क्या लिखेंगे 1/t, तो 1/t हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बट्टा में t आ जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी निकल गया। तो आपको दो फार्मूला निकल गया यहाँ से आज। एक तो हो गया आपका ये ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t, और दूसरा फार्मूला ये है ओमेगा इक्वल टू 2f, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/f। तो ये दो फार्मूला आपको यहाँ से याद रखना है, इसको ओमेगा के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच में इसका यूज होना है बहुत जगह, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। एक मिनट थोड़ा चेक कर लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हमें देखना है, ये सब तो अभी बेसिक था, अब मेन जो टॉपिक आ रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो कोई सा भी बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है, कोई सा भी बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है किसी सर्कुलर पाथ पे या फिर लीनियर मोशन में कहीं भी हो, अगर वो एक्सेलरेशन है उसमें एक्सेलरेट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उस पर कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स उस पर लग रहा है, तभी तो कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, ये एक्सेलरेशन है, इस पे एक्सेलरेट हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो क्या होगा, इस पे कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब क्या है कि उस पर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन में है तो बोलेंगे कि उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, लग रहा है। या फिर कोई बॉडी को अगर एक्सेलरेट करना है तो क्या बोलेंगे, उसको फोर्स लगाना जरूरी है, बिना फोर्स का कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में। तो ये एक्सेलरेशन आया कैसे, ये एक्सेलरेशन कैसे जनरेट हुआ, तो ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो फिर आप बोलोगे कि आपने पहले क्यों पढ़ा दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, तो पहले पढ़ा दिया ताकि इसके बारे में अब अच्छा से समझ में आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, अब जो हमने सॉल्व करेंगे, इसका जो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा इसका। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो क्या ये कोई नया तरीके का फोर्स है, कोई जैसे कि हमने पढ़ रखा है पहले से कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो क्या ये उसी तरह का कोई नया फोर्स है, जी नहीं, ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है। और इनफैक्ट अगर बोला जाए तो ये कोई फोर्स है ही नहीं, ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो कोई फोर्स है ही नहीं। तो भाई है क्या ये कोई काल्पनिक फोर्स है, तो नहीं, ये काल्पनिक फोर्स भी नहीं है और ये कोई ऐसा फोर्स भी नहीं है। फिर क्या है, फिर आप कहना क्या चाह रहे हो, कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल मतलब कि केंद्राभिमुख बल, इसको केंद्राभिमुख बल बोलेंगे सेंट्रीपिटल का मतलब। तो आप बोल रहे हो कि भाई ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ये कोई फोर्स नहीं है, तो फिर है क्या, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इस टाइप से ये कोई ऐसा फोर्स है ही नहीं, और ना ही ये काल्पनिक है, ये वास्तविक फोर्स है। तो फिर है क्या, तो वास्तव में होता क्या है,
वास्तव में ये होता है कि कोई भी फोर्स, कोई सा भी फोर्स हो, जैसे कि टेंशन फोर्स हो गया, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, कोई सा भी फोर्स हो, वही फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। अब आप बोलो ये कैसे हो रहा है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझाना चाहेंगे, जैसे कि आप अपने घर में ही देख लो कि कोई भी आदमी वो कभी कभी क्या होता है, कभी वो फादर भी होता है, कभी वो क्या होता है, ग्रैंड फादर भी होता है, कभी वो सन भी होता है। तो एक ही आदमी जो है वो क्या हो जाता है, कभी फादर होता है, कभी ग्रेट फादर होता है, कभी दादा, कभी पिताजी, कभी बेटा। वही एक ही इंसान है, एक ही आदमी है, जो अलग अलग समय पे वो अलग अलग तरह से कार्य करता है, या फिर उसको कहा जाता है। सेम यहाँ भी वही कंडीशन हो रहा है हमारे सेंट्रीपिटल के साथ। सेंट्रीपिटल जो होता है ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, ये कोई सा भी फोर्स, जैसे कि एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक रस्सी ले लो, रस्सी में एक रस्सी लेके उसमें एक ऐसा धागा ले लो, उसमें कोई एक पत्थर बांध लो, उसको पत्थर बांध के इस तरह से नचाओ। इस तरह से नचाओगे तो क्या होगा, उसको नचाने पे वो पत्थर कैसा गति करने लगेगा, एक सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में आएगा तो वहां पे कौन सा फोर्स लगने लगेगा, या फिर कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जब सर्कुलर मोशन में कोई सा भी अगर पत्थर को रस्सी में बांध दिए, रस्सी में बांध के उसको हम इस तरह से नचा रहे हैं, जैसे कि ये मान लो इसमें हमने ऐसे रस्सी बांध के इसमें धागा पे, ऐसे धागा से हमने इसमें पत्थर बांध दिया और इसको लेके हम इस तरह से नचा रहे हैं। इस तरह से नचाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से नचाने से ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो जाएगा इसमें, यानी कि वृत्तीय गति करने लगेगा, चक्रीय गति करने लगेगा। तो क्या होगा, जब कोई सा भी बॉडी जब चक्रीय गति करने लगता है तो उसमें कौन कौन सा एक्सेलरेशन आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, टेंजेंशियल आ जाएगा। तो हम अभी फोकस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगेगा, जैसे कि इसको हमने नचाया पत्थर को, तो पत्थर पे क्या लगने लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो, जैसे ये रस्सी को हमने खींचेंगे, जैसे कि मान लो कि ये हमने इस तरह से हमने बांधा इस रस्सी को, ये हमने रस्सी को इस तरह से लेके इस तरह से घुमा दिया, या फिर ऐसे इस तरह से हमने लेके इसको कुछ ओमेगा से हमने इसको घुमा दिया। ये क्या है, पत्थर है, ये कुछ द्रव्यमान का, एम द्रव्यमान का कोई पत्थर है, इसको हमने घुमा दिया था, कैसे नचेगा, इस तरह से ये नाचने लगेगा। तो इस रस्सी में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। कोई सा भी जब रस्सी होता है तो रस्सी में क्या जनरेट हो जाता है, टेंशन, यानी कि तनाव बल आ जाएगा। तो ये जो बल आ जाएगा क्या आ जाएगा, तनाव बल आ जाएगा, टी। तो ये जो टी है, यही टी जो है वो बिहेव करेगा क्या चीज, एफसी बिहेव करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यही टेंशन यहाँ पे बिहेव करने लग जाएगा, यानी कि इस रस्सी को घुमाने में जो यहाँ पे टेंशन बल जो लग रहा है, वही बल क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मान कितना होगा, अगर मान पूछा है तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो मान लो कि ये इसका रेडियस आर है, इसका द्रव्यमान एम है, तो सेंट्रीपिटल का जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ अगर पढ़े होगे तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है, यही फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो ये भी सेम वही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे एम इंटू ए सी हो जाएगा, एम इंटू ए सी, ए सी क्या है, ए सी हो जाएगा वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने इसीलिए पहले पढ़ा दिया है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो एम जो होगा वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल आ जाएगा। तो ये जो टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सेंट्रीपिटल देखा। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है, जैसे मान लो कि ये सूरज और पृथ्वी जो है, सूरज और पृथ्वी का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे भी क्या लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, यहाँ पे सन है, ये क्या है, सन है, और यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है। तो ये हमेशा क्या होता है, ये इस दिशा में हमेशा इस पाथ पे ये मोशन करते रहता है पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है मोशन करता है और इस दिशा में एक बल लगता है, इस दिशा में एक बल लगेगा। कौन सा बल लगता है, यहाँ पे जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ पे जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा
कि दो बॉडी की अगर किसी भी अगर यूनिवर्स में अगर दो बॉडी रखा होता है तो दोनों के बीच में कैसा लगता है, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे ये जो बल है, अगर ये वृत्तीय गति में मोशन करता है पृथ्वी, तो इसके बीच में कौन सा बल लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या होता है, FC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल। इससे पहले वाले जो हम बताए थे कि एक रस्सी को लेकर घुमा रहे हैं, तो वहां पे टेंशन फोर्स क्या हो गया था, टेंशन फोर्स बन गया था वहां पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई सा भी इस तरह से एक कण का कोई सा भी एटम का बात करते हैं, एटम लेते हैं, तो एटम में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, इसमें रोटेशन करता है, रिवॉल्यूशन इसमें करता रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो इस पे चार्ज प्लस होता है। तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो इसके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Fe यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। FC क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है FC। यानी कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा बिहेव करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये क्या होता है,